संजय सेठी। संगीत। एक राजा के दरबार में एक बार देश का सबसे बड़ा संगीतकार आया। उसे सुनने के लिए राज्य के सभी बड़े से बड़े लोग आए। संगीतकार ने एक शर्त रखी, मेरा संगीत वही सुने जो सुनते वक्त अपनी गर्दन ना हिलाए, और यदि किसी ने गर्दन हिलाई तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। इतना सुनते ही 100 में से 90% लोग तो वहां से चले गए, पर 100 लोग पर बैठे रहे। संगीत बजा, परंतु 99% लोगों ने अपनी गर्दन नहीं हिलाई, परंतु एक युवक अपनी गर्दन को हिलाई। संगीत समाप्त हुआ। राजा ने कहा कि युवक, तुमने अपनी शर्त तोड़ी, इसीलिए अब तुम्हारी गर्दन तलवार से काट दी जाएगी। संगीतकार ने कहा कि नहीं राजन, यही युवक मेरा संगीत सुने, बाकी सब लोगों से कह दें कि वो यहाँ से चले जाएं। संगीत का मानव जीवन पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ता है, जो मानसिक शांति, तनाव कम करने, एकाग्रता और याददाश्त बढ़ाने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने, भावनाओं को नियंत्रित करने, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने और सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने में मदद करता है। ये हमें खुशियाँ देता है, सीखने को मज़ेदार बनाता है और हमारे मस्तिष्क व शरीर के कई न्यूरोकेमिकल सिस्टम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे आनंद और प्रेरणा मिलती है। संक्षेप में, इन समरी, संगीत या ध्वनि कंपन एक सार्वभौमिक तत्व है जो चेतन और अचेतन दोनों को प्रभावित करता है। ये न केवल मनुष्य बल्कि पशु, पक्षी और वनस्पतियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, बशर्ते सही प्रकार का संगीत और सही तीव्रता का उपयोग किया जाए। संगीत का प्रभाव पशु, पक्षियों और पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि ध्वनि कंपन से पौधों की वृद्धि बेहतर होती है, वे स्वस्थ होते हैं और अच्छी फसल देते हैं, जबकि पशु पक्षी भी संगीत के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे उनका तनाव कम होता है और वे शांत रहते हैं। हालांकि ये प्रभाव संगीत के प्रकार और तीव्रता पर निर्भर करता है। जैसे शास्त्रीय संगीत फायदेमंद, रॉक संगीत हानिकारक हो सकता है। संगीत, खासकर शांत संगीत जैसे शास्त्रीय, पशुओं, गाय, मुर्गी, सुअर, कुत्ते के तनाव को कम करता है और उन्हें आराम महसूस कराता है। व्यवहार में परिवर्तन, तोते और अन्य पक्षी संगीत की नकल करते हैं और उससे जुड़ते हैं, जिससे उनके रहने के माहौल में सकारात्मकता आती है। उत्पादकता में वृद्धि, गायों को संगीत सुनाने से दूध उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। संगीत ध्वनि को व्यवस्थित करके भाव और आनंद पैदा करने की कला है, जिसमें गायन, वादन और नृत्य शामिल है। 99.99% गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। कहते हैं कि दुनिया को सिर्फ 1% लोग चलाते हैं, पर ये 1% लोग ये नहीं जानते हैं कि उन्हें चलाने वाला संगीत है। पूरी दुनिया को सिर्फ 3 ही चीज़ चलती हैं, विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला। विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला, ये तीनों ही चीज़ संगीत से चलती हैं। संगीत समाप्त हुआ। राजा ने कहा कि युवक, तुमने अपनी शर्त तोड़ी, इसीलिए अब तुम्हारी गर्दन तलवार से काट दी जाएगी। संगीतकार ने कहा कि नहीं राजन, यही युवक मेरा संगीत सुने, बाकी सब लोगों से कह दें कि वो यहाँ से चले जाएं। यही युवक वो 1% है जो दुनिया को चलाता है। संगीत बिना नृत्य नहीं हो सकता है, संगीत बिना कोई गाना नहीं हो सकता है, संगीत बिना कोई फिल्म नहीं हो सकती है। चित्रकला, मूर्तिकला और दुनिया की समस्त कलाएं अपने आप में एक संगीत है। विज्ञान और इंजीनियरिंग भी अपने आप में एक संगीत है। मूल रहस्य ये है कि मानव मस्तिष्क एक संगीत है। संगीत का अर्थ हुआ कि एक वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार जब कोई कार्य करते हैं तब वे उसमें 100% डूब जाते हैं, जैसे आइंस्टीन डूब जाते थे। ये ध्यान से भी ऊपर समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे आज के समय में एलोन मस्क है या ASML जैसी कंपनियां हैं। आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चिप, पर दुनिया में 99.99% लोग ये नहीं जानते हैं कि चिप से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है लिथोग्राफी मशीन, जिसे ASML ने बनाया है। ये स्रोत डच कंपनी ASML की अभूतपूर्व यात्रा और वैश्विक राजनीति में इसकी केंद्रीय भूमिका का विस्तृत विवरण देता है। मुख्य रूप से ये बताया गया है कि कैसे ये कंपनी अपनी उन्नत लिथोग्राफी मशीनों के माध्यम से दुनिया की सबसे शक्तिशाली AI चिप्स बनाने वाली एकमात्र प्रदाता बनकर उभरी है, जिसके बिना एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों का अस्तित्व संभव नहीं है। लेक ASML के फिलिप्स से अलग होने के संघर्षपूर्ण इतिहास, निकॉन जैसी जापानी कंपनियों के साथ इसके पेटेंट युद्ध और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट UV तकनीक को विकसित करने के लिए किए गए दशकों के जटिल नवाचारों को रेखांकित करता है। अंततः ये पाठ इस बात पर जोर देता है कि कैसे ASML का विशेषज्ञ आपूर्ति संगणना नेटवर्क उसे एक ऐसी अपराजय मोनोपोली बनाता है। यही तो संगीत है। जैसे एक विमान में 6 लाख पुर्जे लगते हैं, ऐसे लिथोग्राफी मशीन में लाखों पुर्जे लगते हैं। तब उनमें स्वर, लय और ताल का मेल होता है, और जैसे संगीत जीवन को जगाता है, ऐसे ही वैज्ञानिक संगीत बन जाता है। संगीत सुरीली ध्वनियों की ऐसी व्यवस्था है जो भावनाओं को जगाती है और आनंद देती है। इसमें स्वर, लय और ताल का मेल होता है, और ये मानव संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। संजय सेठी। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन है नहीं। संगीत क्या है?
क्या ये सिर्फ वो धुनें हैं जो हम रेडियो पर सुनते हैं, या फिर इसका कोई गहरा मतलब बहुत ही गहरा मतलब है? बिल्कुल। हमारे पास संजय सेठी के एक लेख के कुछ हिस्से हैं और ये संगीत को एक ऐसे नजरिए से देखते हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। आज हम संगीत की परिभाषा को ही एक तरह से चुनौती देने वाले हैं। हम एक बहुत पुरानी कहानी से सफर शुरू करेंगे और आज की सबसे जटिल, सबसे आधुनिक तकनीक तक पहुंचेंगे। अच्छा। और इस सफर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक राजा के दरबार में बजने वाले संगीत और एक एआई चिप बनाने वाली मशीन में क्या समानता हो सकती है। और ये सफर शुरू होता है एक कहानी से जो सुनने में ही बड़ी अजीब है। एक राजा का दरबार है, एक महान संगीतकार है और एक जानलेवा शर्त रखी गई है। शर्त ये कि संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करेगा, लेकिन दरबार में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने अगर संगीत सुनते हुए अपनी गर्दन हिलाई तो उसकी गर्दन उसी वक्त काट दी जाएगी। जाहिर है ज्यादातर लोग तो डर के मारे उठकर चले गए, लेकिन कुछ 100 लोग रुके। संगीत शुरू हुआ और सब पत्थर की मूरत बने बैठे रहे, सिवाय एक युवक के। एक युवक के? हाँ, वो संगीत में इतना खो गया कि उसकी गर्दन लय के साथ धीरे धीरे हिलने लगी। और जैसे ही संगीत खत्म हुआ, जल्लाद अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ा। और यहीं पर कहानी में सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। संगीतकार जल्लाद को रोक देता है और कहता है, इसे छोड़ दो। असल में यहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों में से सिर्फ इसी एक इंसान ने मेरा संगीत सुना है। ये बात कुछ समझ नहीं आई मुझे। ऐसा क्यों? जिसने शर्त तोड़ी वही सच्चा श्रोता कैसे हो गया? देखिए, यहीं पर इस पूरी चर्चा का सार छिपा है। संगीतकार के लिए संगीत सुनना सिर्फ कानों से ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना नहीं था। अच्छा। वो युवक संगीत की लय, उसकी आत्मा में इतना डूब चुका था, इतना विसर्जित हो गया था कि उसे ना तो राजा की शर्त याद रही, न मौत का डर। उसके शरीर पर उसका अपना नियंत्रण ही नहीं रहा। मतलब कोई कंट्रोल नहीं? कोई कंट्रोल नहीं। उसकी गर्दन का हिलना एक अनैच्छिक क्रिया थी जो संगीत के साथ उसके गहरे आत्मिक जुड़ाव का सबूत थी। लेकिन क्या ये कहना वाकई 99 लोगों के साथ थोड़ा अन्याय नहीं है? आखिर वो अपनी जान बचा रहे थे। क्या मौत के डर के साये में संगीत का अनुभव करना मुमकिन भी है? मतलब संगीतकार की ये उम्मीद ही थोड़ी अवास्तविक नहीं थी? आपका सवाल बहुत वाजिब है। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो वो लोग अपनी जान बचा रहे थे और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर हम सुनने की परिभाषा पर ध्यान दें तो वो लोग संगीत नहीं, शर्त को सुन रहे थे। शर्त को सुन रहे थे? हाँ, उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी चेतना इस बात पे लगी हुई थी कि मुझे हिलना नहीं है। तो उनका दिमाग संगीत के बारीकियों, उसके उतार चढ़ाव को महसूस करने के बजाय अपने शरीर को नियंत्रित करने में लगा हुआ था। अच्छा। वे वहां शारीरिक रूप से मौजूद थे, पर मानसिक रूप से वे संगीत के अनुभव से कोसों दूर थे। अच्छा, तो ये फर्क है सुनने और अनुभव करने के बीच। और लेख में इसी युवक को उन 1% लोगों में गिना गया है जो दुनिया चलाते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब कोई राजनीतिक शक्ति तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ दुनिया चलाने का मतलब सत्ता या पैसे से नहीं है। इसका मतलब उस मानसिक अवस्था से है जिसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट भी कहते हैं। फ्लो स्टेट? जी। जब कोई व्यक्ति अपने काम में, अपने जुनून में 100% डूब जाता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो आत्मालोचना करता है, जो डरता है, जो शक करता है, वो शांत हो जाता है। वाह, ये तो दिलचस्प है। हाँ, उस अवस्था में समय का पता नहीं चलता। भूख प्यास मिट जाती है, बस वो काम रह जाता है और उसे करने वाला। यही वो लोग हैं जो सृजन करते हैं, आविष्कार करते हैं। अच्छा। वे दुनिया को नहीं चलाते, बल्कि वे एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी कला बना देते हैं जिसका बाकी लोग अनुसरण करते हैं। वे नियम तय करते हैं। और लेख कहता है कि ये नियम सिर्फ इंसानों पर ही लागू नहीं होता। संगीत का असर तो जानवरों और पेड़ पौधों पर भी होता है। बिल्कुल। स्रोत में उदाहरण है कि गायों को संगीत सुनाने से वे ज्यादा दूध देती हैं। क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं या इसके पीछे कोई तर्क है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही मौलिक तर्क है। संगीत अपने मूल रूप में है क्या? क्या है? ये व्यवस्थित कंपन है, एक संगठित वाइब्रेशन। जब सही तरह का संगीत, जैसे लेख में शास्त्रीय संगीत का जिक्र है, एक लय में बजाया जाता है तो वो एक सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाता है। ये उनकी कोशिकीय संरचना, मतलब सेल्यूलर स्ट्रक्चर के लेवल पर काम करता है। ध्वनि कंपन पानी और पोषक तत्वों के प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि बेहतर होती है। अच्छा। इसके विपरीत लेख में यह भी कहा गया है कि बहुत तेज कर्कश संगीत, जैसे रॉक म्यूजिक, का उल्टा असर भी हो सकता है। तो ये इस बात को और पुख्ता करता है कि लय और सामंजस्य का सिद्धांत सार्वभौमिक है, यह सिर्फ इंसानी चेतना तक सीमित नहीं है।
ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। एक लय है, एक हार्मनी है जो जीवित चीजों पर असर डालती है। लेकिन यहाँ से लेक एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है। हाँ, वो कहता है कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला, ये तीनों चीजें ही संगीत से चलती हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। विज्ञान, इंजीनियरिंग और संगीत, हाँ, ये तो तीन बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। इन्हें एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है ना? हाँ, थोड़ा सा तो है। लेकिन अगर हम संगीत को धुन और ताल की पारंपरिक परिभाषा से आजाद कर दें और उसे संपूर्ण विसर्जन और पूर्ण सामंजस्य की अवस्था के रूप में देखें, तो ये पहली सुलझने लगती है। इसे थोड़ा और समझाइए। जब आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत पर काम कर रहे थे, तो वे उसमें पूरी तरह डूबे हुए थे। वे खाते, सोते, जागते, हर पल उसी के बारे में सोचते थे। उनके लिए दुनिया का बाकी शोर बंद हो चुका था। लेकिन इस अवस्था को ध्यान से भी ऊंची समाधि की अवस्था कहता है। उस अवस्था में वो किसी बाहरी संगीत को नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों के संगीत को सुन रहे थे। वे उस लय के साथ एक हो गए थे। तो आप कह रहे हैं कि संगीत का असली मतलब सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि किसी भी काम में 100% डूब जाना है? बिल्कुल। वो चाहे किसी वैज्ञानिक का शोध हो, किसी चित्रकार की कला हो, या आज के जमाने में, जैसा स्रोत में कहा गया है, एलन मस्क का अपने मिशन के प्रति जुनून। बिल्कुल, यही इस लेख का मूल रहस्य है। हम सब ने शायद कभी ना कभी इसका छोटा सा अनुभव किया है। जैसे जब आप कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ रहे हों या कोई वीडियो गेम खेल रहे हों और अचानक घड़ी देखने पर पता चले कि 4 घंटे बीत गए और आपको पता ही नहीं चला। हाँ, होता है ऐसा। वो समाधि का ही एक बहुत छोटा रूप है। आइंस्टीन और मस्क जैसे लोग उस अवस्था में जीते हैं जब वे अपने काम में खो जाते हैं, तो वो ब्रह्मांड की उस लय के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं जहां से सृजन होता है। यही असली संगीत सुनना है। ये सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। क्या हमारे पास आज की दुनिया से कोई ठोस उदाहरण है जो इस अमूर्त विचार को और स्पष्ट कर सके? बिल्कुल है। और ये संपूर्ण विसर्जन का सिद्धांत सिर्फ आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। आज की सबसे उन्नत तकनीक भी इसी संगीत पर चल रही है। हाँ। शायद इसका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उदाहरण है ASML नाम की एक डच कंपनी और उसकी लिथोग्राफी मशीनें। ASML और लिथोग्राफी मशीनें, ये नाम मैंने सुने हैं, खासकर AI और चिप्स के संदर्भ में। जी। शुरू करने के लिए क्या हम श्रोताओं को सरल भाषा में बता सकते हैं कि ये लिथोग्राफी असल में है क्या? जरूर। इसे आप एक तरह की बेहद उन्नत फोटोग्राफी समझिए, लेकिन बहुत ही छोटे नैनो स्केल पर। हाँ, ये मशीनें प्रकाश का इस्तेमाल करके सिलिकॉन के वेफर्स पर अरबों खरबों छोटे छोटे सर्किट पैटर्न प्रिंट करती हैं। यही सर्किट मिलकर वो चिप बनाते हैं जो हमारे फोन, कंप्यूटर और आज की हर AI तकनीक को शक्ति देते हैं। अच्छा। इनवीडिया जैसी कंपनियां चिप डिजाइन तो कर सकती हैं, पर उन्हें बनाने के लिए उन्हें ASML की इन मशीनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस तकनीक पर ASML का लगभग एकाधिकार है। ठीक है, तो ये मशीनें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इन जटिल मशीनों का उस संगीत से क्या लेना देना है जिसकी हम बात कर रहे हैं? यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। आप एक लिथोग्राफी मशीन को लाखों पुर्जों से बने एक जटिल ऑर्केस्ट्रा की तरह देखिए। ऑर्केस्ट्रा? हाँ, लेख में हवाई जहाज का उदाहरण है जिसमें करीब 60 लाख पुर्जे होते हैं। इन मशीनों में भी लाखों हिस्से होते हैं, लेंस, लेजर, रोबोटिक आर्म्स, हजारों सेंसर्स, सब कुछ। और इन सब को एक साथ एक ही लय में बिना एक पल की भी चूक के काम करना होता है। मतलब अगर एक भी पुर्जा अपनी लय से भटका तो पूरा संगीत बिगड़ जाएगा? बिगड़ नहीं जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए, ये मशीनें एक बस के आकार की होती हैं और इनके अंदर टिन की पिघली हुई बूंदों को एक शक्तिशाली लेजर से 1 सेकंड में 50,000 बार मारा जाता है ताकि एक विशेष प्रकार की रोशनी पैदा हो सके। 1 सेकंड में 50,000 बार? जी। ये तो अविश्वसनीय है। और सुनिए, इस रोशनी को निर्देशित करने वाले शीशों को इतनी सटीकता से पॉलिश किया जाता है कि अगर उन शीशों को जर्मनी जितना बड़ा कर दिया जाए तो उन पर सबसे ऊंचा उभार सिर्फ 1 मिलीमीटर का होगा। सिर्फ 1 मिलीमीटर? बस। इस स्तर के सामंजस्य के बिना आपका स्मार्टफोन, ये AI क्रांति कुछ भी मौजूद नहीं होता।
ये लाखों पुर्जे एक हाई टेक सिम्फनी बजा रहे हैं। हर पुर्जा, हर सेंसर, हर लेजर पल्स एक वाद्यंत्र है जिसे बिल्कुल सही समय पर सही सुर में अपना काम करना है। वाह, तो ये विज्ञान और इंजीनियरिंग का वो संगीत है जो भविष्य का निर्माण कर रहा है। लाखों पुर्जों का ये सामंजस्यपूर्ण नृत्य, यही असली संगीत है। हाँ, ये कोई उपमा नहीं है, ये उस मशीन की कार्यप्रणाली का वास्तविक वर्णन है। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि संपूर्ण सामंजस्य का सिद्धांत सिर्फ कला या आध्यात्मिकता तक ही सीमित नहीं है। ये भौतिकी और इंजीनियरिंग का भी मूल सिद्धांत है। जब ASML के हजारों इंजीनियर इस मशीन को बनाते हैं तो वो भी एक लय में होते हैं। वे उस संगीत को सुन रहे होते हैं जो लाखों पुर्जों को एक साथ काम करने पर मजबूर करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक दरबारी संगीतकार से शुरू किया और एक चिप बनाने वाली मशीन तक पहुंच गए। इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि संगीत एक क्रिया है, एक अवस्था है। ये सिर्फ निष्क्रिय होकर सुनना नहीं है। अच्छा, ये पूरी तरह से डूब जाने, विसर्जित हो जाने की प्रक्रिया है। चाहे वो दरबार का युवक हो जो लय में खो गया, या आइंस्टाइन जो ब्रह्मांड के रहस्यों में डूब गए, या ASML के इंजीनियर जिन्होंने लाखों पुर्जों की एक सिम्फनी तैयार कर दी। ये सभी संगीत सुन रहे थे। वे एक ऐसी लय के साथ जुड़ गए थे जहां मैं का, स्वयं का अस्तित्व मिट जाता है और केवल सृजन, केवल वो काम बचता है। और लेख में जो एक बहुत ही कठोर टिप्पणी की गई है कि 99.99% लोग गुलाम हैं, इसका इस सब से क्या संबंध है? हाँ, और ये सीधे तौर पर इसी विचार से जुड़े हैं। लेख के अनुसार गुलाम होने का मतलब किसी जंजीर से बंधा होना नहीं है। इसका मतलब है बाहरी चीजों से बंधा होना। बाहरी चीजों से? जी। ज्यादातर लोग कभी भी इस समाधि या पूर्ण विसर्जन की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। वे हमेशा बाहरी चीजों से बंधे रहते हैं, चाहे वो राजा की जानलेवा शर्त हो, समाज का दबाव हो, नौकरी की चिंता हो, या मोबाइल फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस हो। तो उनका ध्यान हमेशा बटा रहता है। हमेशा। वे कभी भी अपने काम में 100% डूब नहीं पाते और इसीलिए वे कभी कुछ मौलिक सृजन नहीं कर पाते। अच्छा। वे बस बने बनाए ढर्रे पर चलते रहते हैं और इसी अर्थ में वे उस 1% लोगों द्वारा बनाई गई दुनिया में रहते हैं जो सच में संगीत सुनते हैं और एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। तो आज हमने संगीत को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने की कोशिश की। संगीत वो नहीं जो सिर्फ कानों में पड़ता है, बल्कि वो अवस्था है जब आप किसी काम में, किसी विचार में या किसी कला में पूरी तरह से खो जाते हैं। बिल्कुल। यह एक अनुभव है, सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं। और यही अनुभव हर तरह के सृजन का स्रोत है, चाहे वो एक सुंदर कविता हो, एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक सिद्धांत हो, या फिर एक जटिल मशीन जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। इन सब के मूल में वही संगीत है, पूर्ण समर्पण और सामंजस्य की अवस्था। तो अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कभी कोई ऐसा पल आया है, चाहे काम में, किसी खेल में, किसी शौक में या किसी गहरी बातचीत में, जब आप समय और खुद को भूल गए हों? जब आप पूरी तरह से उस पल में डूब गए हों? क्या वो आपकी अपनी निजी सिम्फनी थी? और जब आप उस अवस्था में होते हैं तो आप किस संगीत का निर्माण कर रहे होते हैं? If you like our channel, please subscribe, like, and share. Sanjay Sethi, Word Money.